आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग अपने अगले करंट अफेयर की बात करेंगे जो कि 7 अगस्त टू 9 अगस्त का होगा। यहाँ पर जो आपको कंटेंट मिलने वाला है वो ओनली एंड ओनली एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है। ये हम लोग 3 डेज के करंट अफेयर्स की सीरीज कर रहे हैं जो कि आपको बहुत सारे एग्जाम जैसे कि पीएससी, पटवारी, एसएससी, पुलिस एग्जाम या रेलवे जैसे अन्य सभी एग्जाम्स में आपको करंट अफेयर में बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो इस सीरीज के साथ आप जुड़े रहिए। साथ ही साथ अगर आपको इस पूरे वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं और आप वहाँ से पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने व्यूज़ और फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। अगर आपने पिछली सीरीज़ नहीं देखी हो तो वो आप देख सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की, जो कि 7 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के बीच का सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। क्या-क्या है, सिर्फ उनकी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए, बात करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है हमारा कि जगदीप धनखड़ इलेक्टेड एज़ अ 14th वाइस प्रेसिडेंट टू ऑफ इंडिया टू रिप्लेस एम वेंकैया नायडू। यानी एम वेंकैया नायडू जो कि अभी तक के हमारे उपराष्ट्रपति थे, उन्हें रिप्लेस किया है किसने? तो उन्हें रिप्लेस किया है जगदीप धनखड़ साहब ने, है ना? ये बन गए हैं हमारे इंडिया के 14th वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब हमें क्या याद रखना है? तो हमें याद रखना है एक तो वाइस प्रेसिडेंट का नाम और ये किस नंबर के हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इनका नाम याद रखना है जगदीप धनखड़, और ये 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है? और एक चीज़ और आपको अगर पता हो तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं? राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। 6 अगस्त को अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद जगदीप धनखड़ को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अच्छा, ये किस आर्टिकल में मौजूद है? तो अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, ये आर्टिकल नंबर 63 में आपको मिल जाएगा, ठीक है? आर्टिकल नंबर 63। अगर आपको नहीं पता हो तो प्रेसिडेंट आपको आर्टिकल नंबर 52 में मिलता है और ये आर्टिकल 63 में आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सारी जानकारी मिलेगी, है ना? मतलब अपने संविधान के किस आर्टिकल में, ये किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर 63 में है। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज़। ये जो न्यूज़ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एमपी के लिए पर्सपेक्टिव से। एमपी के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इनका नाम है क्या? तो इनका नाम है पूजा ओझा। ये आपको 110% किसी न किसी एमपी के एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एमपी के एग्ज़ाम में 110% स्पोर्ट्स से 2 या 3 क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। उनमें से ये प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन है? ये है पैरा कैनो खिलाड़ी या पैरा कैनो प्लेयर, है ना? इन्होंने क्या किया है, ये पैरा कैनोइंग करती हैं। पैरा कैनोइंग क्या होती है? इस तरह की कुछ बोट में करके, कुछ वाटर स्पोर्ट है करके एक गेम है पैरा, जिसे हम लोग बोलते हैं पैरा कैनोइंग, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल, या आप बोलते हो उसी उसी को रजत पदक। 2022 की पैरा कैनो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है पूजा ओझा ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया करंट अफेयर एमपी के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली एमपी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नाम याद रखना है कि पूजा ओझा कौन सी प्लेयर है? पैरा का। अच्छा, पैरा कैनो, पैरा का मतलब क्या हो गया? पैरा मतलब होता है दिव्यांग। मैंने आपको नहीं पता तो इसका मतलब होता है दिव्यांग। अब दिव्यांग कौन होते हैं ये आपको पता है ना? जिन जो कि स्पेशल कैटेगरी में आते हैं ना, तो दिव्यांग हैं ये, और कैनो प्लेयर है। इनका नाम याद रखना है पूजा ओझा। अब अगर आप याद हो तो अभी हमें पता है कि पूजा ओझा, क्या हमने बता दिया, पैरा कैनो प्लेयर है। इसके अलावा पहली पैरा कैनो प्लेयर कौन थी, तो उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना चाहिए। तो वो भी हम लोग देख लेते हैं यहीं का यहीं। तो हमने देखा पूजा ओझा भिंड से बिलोंग करती हैं, पैरा कैनो प्लेयर हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा प्राची यादव का नाम बहुत ज़रूरी है
और इनका नाम मैं बहुत सारे स्टार लगा दूँ, किसी न किसी एग्ज़ाम में 110% ये आपको देखने को मिलेगा। प्राची यादव जो कि ग्वालियर से बिलॉन्ग करती हैं, ये फर्स्ट वुमेन पैरा कैनो प्लेयर हैं। ध्यान रखना है कि ये पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाली पहली वुमेन खिलाड़ी हैं, पहली वुमेन पैरा कैनो प्लेयर हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप वैसे भी फर्स्ट जो भी होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये आपको बात पता है। तो प्राची यादव का नाम याद रखना है कि प्राची यादव क्या है, फर्स्ट वुमेन पैरा कैनो प्लेयर हैं। अगला नाम है पलक शर्मा। ये हम लोग बिल्कुल एमपी का ही क्या कर रहे हैं, एमपी से जो रिलेट करते हैं ना, तो एमपी का ही हम लोग करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको पता चल गया कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली पूजा ओझा ने पैरा कैनोइंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2022 की सिल्वर मेडल हासिल किया है। और दूसरा आपको पता चल गया कि अभी रिसेंटली जो पैरा ओलंपिक्स हुए थे टोक्यो में, वहां प्राची यादव जो ग्वालियर की हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मेडल जीता हो या नहीं जीता हो इसकी बात नहीं है, लेकिन पहली पैरा कैनो प्लेयर बनी है वो, पहली पैरा कैनो प्लेयर थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है पैरा ओलंपिक्स में। तीसरी बात क्या है, पलक शर्मा। पलक शर्मा क्या है, एक स्विमर है जिन्हें प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021 दिया गया। अब ये वाली बात भी बिल्कुल अलग है। तो आपको पलक से याद रखना है, पलक शर्मा जो कि इंदौर से बिलोंग करती हैं, एक स्विमर है ना? एक स्विमर है यानी तैराकी करती हैं और इन्हें प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिया गया है 2021 का। तो 2022 का किसे दिया गया है? तो 2022 का अवि शर्मा को दिया गया है, ध्यान रखना है। तो अभी हमने देखा पलक शर्मा भी स्विमर है, अवि शर्मा भी स्विमर है और ये क्या है, पीएम बाल पुरस्कार इन्हें दिया गया, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022 का दिया गया। अगली प्लेयर कौन है? सुषमा वर्मा जो कि सीहोर से कैनोइंग करती हैं ये, और इन्हें एकलव्य अवार्ड दिया गया है। अब आपको अगर नहीं पता हो तो एकलव्य अवार्ड क्या होता है ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको पता अगर आप एमपी से बिलोंग कर रहे हैं तो एमपी में एकलव्य पुरस्कार का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। यानी कि कोई ना कोई क्वेश्चन एकलव्य अवार्ड से पूछा जा सकता है कि किसे मिला गया है, किसे दिया गया है, किस खिलाड़ी को दिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है, और वो खिलाड़ी किस गेम से रिलेट करता है ये भी पूछा जा सकता है। तो अभी क्योंकि हम लोग कैनो की चर्चा कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर एक चीज और इंक्लूड कर दी कि अभी रिसेंटली 2020 में सुषमा वर्मा जो कि सीहोर से बिलोंग करती हैं, उन्हें कैनोइंग में क्या मिला है, एकलव्य पुरस्कार मिला है। अब ये एकलव्य पुरस्कार या एकलव्य अवार्ड होता क्या है? तो ये एकलव्य पुरस्कार या एकलव्य अवार्ड 1994 से शुरू हुआ था और ये 19 साल से कम की एज वालों को दिया जाता है। ध्यान रखना है, 19 साल या 19 साल से कम की एज वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। अब अगर आपको ये याद नहीं होता कि भाई ये कैसे याद रखें कि 19 साल कौन सा होगा और 19 साल से ज्यादा क्या होगा, जैसे मैंने बताया अगला अवार्ड है विक्रम अवार्ड जो कि 19 साल से ज्यादा की उम्र के खिलाड़ी को दिया जाता है। तो ये याद कैसे होगा? तो ये याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आपको याद हो, अगर एकलव्य पर आप अगर थोड़ा सा फोकस करिए तो एकलव्य कौन था? अगर आपको याद हो तो एकलव्य द्रोणाचार्य जी के शिष्य थे। मतलब उन्हें उनसे वो शिक्षा लेना चाहते थे, लेकिन नहीं ले पाए अर्जुन की वजह से। ऐसा ही कुछ है, आपको एक स्टोरी ये वाली तो पता ही होगी। तो आपको याद क्या रखना है कि ये एकलव्य है क्या है, बहुत छोटे हैं, है ना? ये अभी यंग नहीं हुए हैं बहुत ज्यादा, है ना? तो 19 साल से ज्यादा की इनकी उम्र नहीं होगी। तो एकलव्य यानी कि छोटे होंगे, तो छोटे से हम लोग क्या एक रफ आइडिया लगाते हैं कि ये 19 साल से कम के होंगे। और जो बड़ा होगा वो कौन होगा? जो 19 साल से ज्यादा यानी कि यंग होगा, काफी यंग होगा, वो कौन है? जो कि युवा हो गया होगा, वो कौन है? विक्रम है, ठीक है। तो विक्रम अवार्ड किसे दिया जाता है? 19 साल से ज्यादा की एज वालों को। और इसी ये विक्रम अवार्ड हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर है। ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश का हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में जो सबसे हाईएस्ट किसी को अवार्ड स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया जाता है वो कौन सा है? विक्रम अवार्ड है, ध्यान रखना, ठीक है। तो दो चीजें हमें पता चल गई कि एकलव्य अवार्ड क्या होता है। एकलव्य अवार्ड जो कि 19 साल से कम के खिलाड़ियों को दिया जाता है, ये 1994 में शुरू हुआ। साथ ही साथ इसकी जो प्राइज मनी है वो क्या है, अब बढ़ के 1 लाख रुपए हो गई है, यानी कि 1 लाख रुपए भी दिया जाता है। साथ ही साथ पत्र भी दिया जाता है, सम्मान पत्र भी दिया जाता है।
इसके पहले क्या थी, 50,000 रुपए राशि थी, लेकिन अभी बढ़ा दी गई है। अभी कितनी हो गई है, 1 लाख। तो ध्यान रखना है कि एकलव्य अवार्ड में प्राइज मनी क्या है, 1 लाख रुपए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, एकलव्य अवार्ड से। अगली बात करते हैं विक्रम अवार्ड की। तो विक्रम अवार्ड मैंने आपको बता दिया, हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर ऑफ मध्य प्रदेश। और उसके अलावा ये 1990 में शुरू हुआ और एबव द 19 ईयर्स के खिलाड़ियों को दिया जाता है, यानी कि 19 ईयर्स से ऊपर के जितने भी खिलाड़ी होते हैं उन्हें दिया जाता है ये विक्रम अवार्ड। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि प्राइज मनी क्या है, इसमें 2 लाख रुपए है। कितना है, 2 लाख रुपीज। यानी कि इसके पहले कितनी थी, तो इसके पहले थी 1 लाख रुपीज, अब सीधा डबल कर दी गई है। यानी पहले का जिन्हें डेटा याद हो कि 1 लाख रुपए है विक्रम अवार्ड, तो वो छोड़ देना। विक्रम अवार्ड में अभी करेंटली प्राइज मनी क्या हो गई है, बढ़ गई है, और वो कितनी हो गई है, 2 लाख। और जबकि एकलव्य अवार्ड में कितनी है, 1 लाख। तो हमने ये एमपी से रिलेटेड भी, स्टैटिक भी कवर कर लिया एमपी का, और एमपी का करंट भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अगली बात। तो अगला करंट अफेयर, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है। एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है। ये जो आपको सैटेलाइट दिख रही है ना, ये सैटेलाइट लॉन्च की है किसने, इसरो ने। इसरो ने लॉन्च की है। अब इसको बनाया किसने है, तो 75 ग्रामीण विद्यालयों की 750 लड़कियों द्वारा, यानी कि 750 गर्ल्स के द्वारा इसी सैटेलाइट को बनाया गया है, उनकी हेल्प लेकर। अब आपको पता होगा ये 75 वाला ही डेटा क्यों है, तो 75 वाला डेटा इसलिए है क्योंकि हम लोग इस साल आजादी के 75वें साल में हैं। तो इसलिए हम लोग, आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव हम इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में ये एक सैटेलाइट लॉन्च की है, आजादी सैट। आजादी सैट, जिसका नाम क्या है, आजादी सैट। तो इस सैटेलाइट का नाम क्या है, आजादी सैट। इसीलिए, क्योंकि 75 वाला फिगर क्यों है, 75 वाला फिगर मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको, क्योंकि हम लोग 75वां इंडिपेंडेंस ईयर मना रहे हैं। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, 75 वाला फिगर इसमें लिया गया है, हर एक चीज। इसके अलावा ये लॉन्च कहाँ से किया गया है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। यानी कि जितनी भी सैटेलाइट है ना इसरो की, वो कहाँ से लॉन्च की जाती है, तो वो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च की जाती है। बहुत सारे एग्जाम में, चाहे आप टेट का एग्जाम ले लो या किसी भी एग्जाम में, है ना, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है। तो कहाँ है, श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इसरो की जितनी भी सैटेलाइट है ना, वो लॉन्च कहाँ से की जाती है, तो वो कहाँ से लॉन्च की जाती है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च की जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई इसकी, वैसे भी आपको पता है कि ये पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। मतलब कुछ भी इधर उधर का नहीं, सारे करंट अफेयर। क्योंकि एक दिन में, आप सभी को पता होगा कि एक दिन में बहुत सारी चीजें देश में, पूरे देश में एक्टिविटीज होती हैं, या पूरे वर्ल्ड में एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ उन्हीं करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि पूरे में से, मतलब पूरे जितने भी होंगे करंट अफेयर 3 दिन के, उनमें उनका सबका निचोड़। मतलब निचोड़ कैसा, कि आपको एक ही दिन में आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या मेजर चीजें हुई हैं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ना। सारी चीजें आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाती, कुछ ही चीजें पूछी जाती हैं। अब जैसे ये सैटेलाइट में ये थोड़ी पूछेगा कि 75 लड़कियों द्वारा बनाया गया, गर्ल्स द्वारा बनाया गया, नहीं। ये पूछा जाएगा आपसे कि रिसेंटली जो इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च की है उसका नाम क्या है। एक तो ये आजादी सेट। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाएगा कि अभी रिसेंटली जो आई इसरो के द्वारा जो बिल्ड की गई है, ये स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट कॉमर्शियल रॉकेट है। स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट कॉमर्शियल रॉकेट है। ध्यान रखना, यह इसरो द्वारा निर्मित सबसे छोटा और सबसे हल्का वाणिज्यिक रॉकेट है। तो याद रखना, ये सबसे छोटा भी है, सबसे लाइटेस्ट भी है, सबसे हल्का भी है, जो कि इसरो ने अभी लॉन्च किया है। ठीक है, ये एजुकेशन पर्पज के लिए है। इसके साथ मैं आपको इसमें क्या बता दूं, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि इसके साथ क्या किया गया है। इसके साथ तिरंगे को, यानी कि इंडिया के नेशनल फ्लैग, इंडियन फ्लैग को ले ले जाया गया है स्पेस में। इसके साथ इस पर एक एंथम भी बजने वाला है ना। साथ ही साथ इसमें इनबिल्ट किया गया है, जो कि बजेगा, स्पेस में होगा, सारी चीजें होंगी, है ना। तो
इस तरह से हम लोग कुछ स्पेस में भी सेलिब्रेट, ये आप ऐसा समझ सकते हो कि ये स्पेस में आप कुछ स्पेस में जाकर आप कुछ इंडिपेंडेंस डे टाइप का सेलिब्रेट कर रहे हो, ऐसा कुछ समझिए। तो ये इसलिए लॉन्च की गई है, ठीक है? एजुकेशन पर्पस से भी है, इसका एक एजुकेशन पर्पस भी है इस सैटेलाइट का। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है? ये एसएसएलवी से लॉन्च की गई, ठीक है? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। तो याद क्या करना है? आजादी सेट, और उसके अलावा सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? श्रीहरिकोटा। और तीसरी चीज, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट कॉमर्शियल रॉकेट है इसरो का, जिसका नाम है आजादी सेट। चलिए बात करते हैं अगले मूवमेंट की। तो ये मूवमेंट कैसे इंपॉर्टेंट हो गया? अभी आपको लग रहा है ये मूवमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अगर आपको अभी याद हो तो अभी एक हर घर तिरंगा करके कैंपेन चल रहा है, जो कि कब से चल रहा है? सेकेंड ऑफ अगस्त से 15th ऑफ अगस्त तक चलेगा, जिसमें आपको कहा गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कि आप सभी लोग डीपी लगाइए। डीपी में मतलब डीपी में तिरंगा की इमेज लगाइए। ये सारी चीजें की गई हैं। उसी का एक पार्ट है, इसी का एक पार्ट है क्या? बढ़े चलो। मैंने वो करंट अफेयर आपको नहीं बताया कि ये कब से कब तक है, अभी मैंने बता दिया, लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको याद क्या रखना है? ये मूवमेंट याद रखनी है, क्योंकि ये मूवमेंट अक्सर पूछ, ये बिल्कुल छुपा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ऐसा कुछ कैंपेन चलाया जा रहा है। जहां पर चलेगा, जहां पर आप, तो वहां पर तो समझ में आ जाएगा जिनके घर में लोग गए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलेगा, वो इसको देखकर जान सकते हैं। तो बढ़े चलो मूवमेंट लॉन्च किया गया है बाय द कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा, आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है? तो हमने क्या देखा कि द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज ऑर्गेनाइज द अमृत महोत्सव नेम्ड बढ़े चलो टू क्रिएट द यूथ सेंट्रिक एक्टिवेशन। और ये कहाँ से लॉन्च किया? तो कुछ लोकेशन आपको दी गई है, लोकेशन से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया गया है अंडर आजादी का अमृत महोत्सव। तो वो है बढ़े चलो। और इस बढ़े चलो में क्या होगा थीम? तो इसमें थीम होगा हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा, ठीक है? हर घर तिरंगा, ये इसका क्या होगा? मोटिव होगा, एक तरह से आप कह सकते हो, ठीक है? तो मूवमेंट का नाम याद रखना है। मूवमेंट का नाम क्या है? मूवमेंट का नाम है बढ़े चलो, ठीक है? कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हमने अभी तक पढ़ क्या लिया? हमने अभी तक पढ़ लिया है पूजा ओझा का नाम, है ना? थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पूजा ओझा जो कि पैरा कैनो प्लेयर है, ठीक है? पैरा कैनो प्लेयर है। इसके अलावा फर्स्ट पैरा कैनो प्लेयर का नाम भी हमने देखा। फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट आपको याद होगा प्राची यादव का नाम, ठीक है? प्राची यादव, जो जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में अभी रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है, ठीक है? ये देखिए, प्राची यादव जो कि ग्वालियर से बिलोंग करती हैं, ठीक है? इसके अलावा हमने क्या देखा? इसके अलावा हमने देखा बढ़े चलो मूवमेंट। इसके अलावा हमने क्या देखा है? बढ़े चलो मूवमेंट। बढ़े चलो मूवमेंट। इसके अलावा हमने क्या देखा? बढ़े चलो मूवमेंट, ठीक है? और इसके अलावा हमने क्या देखा? तो इसके अलावा हमने देखा जगदीप जगदीप धनखड़ धनखड़, ये क्या बन गए हैं? हमारे नए उपराष्ट्रपति, जो कि किस नंबर के हैं? 14th नंबर के हैं। इस तरह से आपको चीजें रिवाइज करनी है। तो कुछ चीजें आपको रिवाइज हो गई होंगी, मुझे उम्मीद है। इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है। अब प्लेयर के नाम अक्सर, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत पूछा जाता है, इस वजह से हम लोग इतना वास्ट कवर कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अब। हमने एमपी का करंट अफेयर देख लिया। अब आपको मैं फिर से कॉमनवेल्थ में ले आ रहा हूँ। कॉमनवेल्थ में अगर आपको याद हो तो कॉमनवेल्थ अब खत्म हो चुका है, अब आपको सारी लिस्ट भी मिल जाएगी। तो आज तो हम लोग सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट की बात करेंगे, और साथ ही साथ जो 7th और 8th अगस्त में जो जितने लोगों ने मेडल जीते हैं उनकी बात करेंगे। लेकिन अगले वीडियो में हम लोग सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को भी कवर कर लेंगे, ठीक है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हो रहा था 2022 का, आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो बर्मिंघम में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। और इंडिया की जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है, पहली बार वुमेन्स क्रिकेट टीम ने किसी कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया है, पहली बार क्रिकेट टीम ने स्पेशली।
तो और उन्होंने कौन सा मेडल जीत लिया है? सिल्वर मेडल जीत लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। भाई आपने बहुत लोगों का नाम सुना होगा, मिताली राज, है ना? मिताली राज, अगर आप लोग सुने होंगे तो मिताली राज, इसके अलावा स्मृति मदाना, स्मृति मधाना, ठीक है। इन ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं वुमेन्स क्रिकेट टीम की एथलीट हैं, प्लेयर हैं, ठीक है, वुमेन्स क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं। और इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि कौन सा मेडल जीता है, तो सिल्वर मेडल जीता है, ध्यान रखना, यही बस इंपॉर्टेंट है। किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया बन गया है चैंपियन। अब आपको ऑस्ट्रेलिया तो रट ही जाना चाहिए कि अक्सर वो वही ट्रॉफी ले जाता है ना? अगर आपको कुछ नहीं याद आता तो एक ऑस्ट्रेलिया तो आप याद रखना ही कि ऑस्ट्रेलिया ही ले जाता है, ज्यादातर ट्रॉफियां ऑस्ट्रेलिया ही ले जाता है। जैसे अभी T20 का पिछला जो हुआ था सीरीज वर्ल्ड कप वुमेन्स का जो हुआ था, वहां पे भी ऑस्ट्रेलिया ले गया था, वैसा ही कुछ है। चलिए बात करते हैं अगले गोल्ड मेडलिस्ट की, तो जिनका नाम है निखत जरीन। ये है निखत जरीन, जिन्होंने बॉक्सिंग में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो हमने दो चीजें पढ़ ली। एक है इंडियन इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम, है ना? वीमेंस क्रिकेट टीम इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। कहाँ? कॉमनवेल्थ गेम्स में। और कॉमनवेल्थ गेम्स में ही निखत जरीन ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अब देखो गोल्ड की बारिश हो रही है, बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट का नाम आपने सुन लिया है। एक आपने सुना होगा वुमेन फोर्स का, जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है। इसके अलावा आपने इसके अलावा आपने कुछ रेसलर्स के नाम सुने होंगे, है ना? रेसलर्स में जैसे आपने सुना होगा बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया, है ना? कल ही हमने मतलब पिछले वाले लेक्चर में हमने कवर किया बजरंग पूनिया का नाम। तो इस तरह से गोल्ड मेडलिस्ट की लिस्ट तो हम लोग अभी देखने ही वाले हैं, तो इनके नाम याद ही रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? निखत जरीन जो कि बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके अलावा जो आपको ये लोग दिख रहे हैं, ये है विनेश फोगाट, फोगाट सिस्टर्स की। और ये कौन है? तो ये है रवि दाहिया। अगर आपको पता हो तो ये रवि दाहिया का नाम एक और आ चुका है, वो मैं बताऊंगा। तो रेसलिंग में 3 लोगों ने फिर से गोल्ड मेडल हासिल किया, ये तीनों खिलाड़ी हैं, है ना? जिनका नाम क्या है? रवि दाहिया, सॉरी, विनेश फोगाट और नवीन कुमार। ये क्या है? रेसलर्स हैं। तो आपको याद क्या करना है? कैटेगरी नहीं याद रखनी है, ठीक है। आपको याद क्या करना है? आपको याद ये करना है कि कुश्ती में यानी रेसलिंग में किसने गोल्ड मेडल हासिल किया है, ठीक है। तो आपको बहुत सारी एक तो अभी लिस्ट मिल जाएगी, तो वो लिस्ट को अभी हटा दो, आप सिर्फ पहलवानों को देखो, है ना? एक तो आप याद रख लो, फोगाट जितने भी होते हैं ना, वो सारे पहलवान होते हैं, सारे रेसलर्स होते हैं, ठीक है। एक मैंने आपको बता दिया, फोगाट सारे रेसलर्स हैं, है ना, कुश्ती में। उसके अलावा रवि दाहिया का नाम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं आपको एक बार बता दूं। तो रवि दाहिया एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अभी ओलंपिक्स में भी भाग लिया था, ठीक है। जो अभी टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे ना, टोक्यो ओलंपिक्स, वहां भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और वहां ये जो है रवि दाहिया, वहां उन्होंने रजत पदक जीता है, रजत पदक जीता है, ठीक है। रजत पदक जीता है, रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। और इस बार इनका क्या है? इस बार इनका कौन सा मेडल आ गया है? गोल्ड मेडल। तो याद रखना, कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड हासिल किया है, जबकि टोक्यो में सिल्वर हासिल किया है। किसने? रवि दाहिया ने। विनेश फोगाट ने नहीं किया है। विनेश फोगाट का नाम आपको यहीं पे याद रखना है सिर्फ। विनेश फोगाट जो कि फोगाट की सिस्टर्स हैं, इन्होंने रेसलिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नवीन कुमार का भी नाम याद रखना है, नवीन कुमार भी एक रेसलर है, ठीक है। फिर अगली बात, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स में शायद ही कुछ वुमेन फोर्स जैसे हो गई। एक आपको अभी मैंने बताया इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम हो गई, है ना? और कुछ नाम है जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद लिस्ट में बताने वाला हूँ, उसके लिए परेशान नहीं हूँ। लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पीवी सिंधु।
पीवी सिंधु का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ये एक बैडमिंटन प्लेयर है और इन्होंने इस बार गोल्ड हासिल किया है, गोल्ड मेडल हासिल किया है। और गोल्ड मेडल हासिल करने के साथ साथ ये पहली ऐसी एथलीट बन गई हैं जिन्होंने लगातार कंसेक्यूटिव कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल हासिल किए हैं। ठीक है, तो इन्होंने इन्होंने 2014 की 2014 यानी कि 2014 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, वहां पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। और फिर उसके बाद 4 साल में होता है, तो 4 साल में यानी कि 2018 में जब हुआ फिर से कॉमनवेल्थ आया, तो वहां पे इन्होंने सिल्वर। इंप्रूवमेंट देख रहे हो इनकी, क्या जबरदस्त इंप्रूवमेंट है। उसके अलावा 2022 में अभी गोल्ड हासिल कर लिया। तो यानी कि ये एक ऐसी एथलीट बन गई हैं, ये एक ऐसी एथलीट बन गई हैं, लगभग आप समझिए कि ये जिस गेम्स में पार्टिसिपेट करती हैं वहां मेडल जरूर लाती हैं, चाहे आप गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कोई भी हो। लगभग इनका मेडल लाना तय रहता है, लगभग, है ना। बहुत अच्छी एक्यूरेसी है इनकी मेडल लाने में। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में, स्पेशली कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने देखा कि 2014 में ब्रॉन्ज आया था, 2018 में इन्होंने सिल्वर हासिल किया, 2022 में गोल्ड। बहुत बड़ी बात है ये आपस अपने में, कि एक ही प्लेयर हर साल कंसेक्यूटिव कोई ना कोई मेडल ला रहा है। एक ही प्लेयर है ये एक ऐसी जो हर साल। इसके अलावा इन्होंने इन्होंने अभी टोक्यो में भी पार्टिसिपेट किया था, टोक्यो ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट किया था, है ना। टोक्यो ओलंपिक्स में भी, अब आपको क्या लगता है टोक्यो ओलंपिक्स में इनका मेडल होंगे कि नहीं होंगे? तो मैंने जैसे बताया कि ये मेडल लाने से चूकती ही नहीं है। तो इन्होंने वहां पर भी वहां पर भी कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। ब्रॉन्ज मेडल ब्रॉन्ज मेडल लाया था। कहाँ? टोक्यो ओलंपिक में। तो याद रखना है, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने, पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल। मैं साथ ही साथ टोक्यो ओलंपिक क्यों करवा रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि यहीं पे अगर जिन लोगों को नहीं पता हो तो टोक्यो में अभी इस साल ओलंपिक्स हुए थे रिसेंटली, और वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है। थोड़ा समझना मतलब थोड़े टाइम हो गया है ना, मतलब आप समझ सकते हो कुछ महीने कुछ मंथ बीत गए हैं। और वहाँ के जो मेडल्स है ना वो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़े थोड़े करके आपको, अगर जैसे जैसे प्लेयर्स के नाम आएंगे मैं आपको कवर करा दूंगा। कुछ कुछ प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि पीवी सिंधु। और ये आपको अभी जो होने वाले इस साल के एग्जाम्स है ना, उनमें कॉमनवेल्थ गेम से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन टोक्यो से जरूर आएगा। टोक्यो में जैसे आपको पता हो, तो हमने स्टडी आपके साथ जो की टेलीग्राम चैनल है वहां पर हमने कुछ इमेजेस सेंड की थी टोक्यो ओलंपिक्स की। टोक्यो ओलंपिक्स में आपको कुछ चीजें मैंने वहां पे कवर की थी। यहाँ पर आपको चीजें और हेल्प हो जाएगी जब मैं आपको बता भी रहा हूँ तो। इसलिए टोक्यो ओलंपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें टोक्यो ओलंपिक्स से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है। अगला नाम है कि जैसे वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन में अभी आपने नाम देखा पीवी सिंधु का, उसी तरह से ये जो प्लेयर है जिसका नाम है लक्ष्य सेन, ये भी बैडमिंटन प्लेयर है और इन्होंने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो लक्ष्य सेन का भी नाम याद रखना है कि लक्ष्य सेन गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ठीक है। बैडमिंटन जैसे में हमने बात की पीवी सिंधु ये वुमेन्स में है, गोल्ड मेडल हासिल किया है, बैडमिंटन प्लेयर है, ये तो पता चल गया। और वैसे ही लक्ष्य सेन इनका नाम भी, ये भी क्या है, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो ये भी बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है। चलो बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो ये है बर्मिंघम में अभी तक, क्योंकि समाप्त हो चुके हैं बर्मिंघम के कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के। वहां पर इंडिया ने टोटल 61 मेडल्स जीते हैं। वाह, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है इंडियंस प्लेयर की, है ना, इंडियन एथलीट्स की। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है। 61 मेडल आए हैं टोटल, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, यानी 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल। आप देख रहे हो गोल्ड मेडलिस्ट की संख्या 22, बहुत ज्यादा है। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है अभी इंडिया की। तो कितने मेडल्स हैं? 22 मेडल्स। इसके अलावा 23 ब्रॉन्ज और 16 सिल्वर। इसके अलावा अभी जो रिसेंटली के जैसे मैंने बताया, इंडियन की वुमेन हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को डिफीट करके ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो एक ये भी ध्यान रखना है कि वुमेन की एक हॉकी टीम ने वुमेन्स की जो क्रिकेट टीम है उसने क्या, सिल्वर मेडल। इसके अलावा वुमेन फोर्स, अगर आपको याद हो, लॉन बॉल्स में मैंने बताया था गोल्ड मेडल।
और अभी मैं बता रहा हूँ वुमेन्स की हॉकी टीम उसने क्या ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इसके अलावा टेबल टेनिस प्लेयर भाविना पटेल ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। गोल्ड की तो बारिश हो रही है, 22 मेडल यानी कि 22 मेडल्स आए हैं। जबरदस्त परफॉर्मेंस। इसके अलावा जेवलिन थ्रोवर कौन है? अन्नू रानी। इनका नाम याद रखना है कि क्या याद रखना है इसमें, ये याद रखना है अन्नू रानी किस खेल से बिलोंग करती हैं। आप ये जरूर याद रखना। मेडल ये कौन सा लाए ये आप याद रखो कि नहीं। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने हासिल किया है। तो अन्नू रानी का नाम क्या है? ये वुमेन जेवलिन थ्रोवर है, ठीक है। भाला फेंक जिसे आप बोलते हो, ठीक है। चलो, ये एक हो गई हमारी गोल्ड मेडलिस्ट की लिस्ट। तो जितने लोग गोल्ड है, तो गोल्ड कितने लोग ने लाया है? 22 एथलीट्स ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये उसकी एक लिस्ट है जिसमें से मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका नाम आपको याद रखना है। पहला नाम हो गया मीराबाई चानू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट किया था, ये भी वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। वहां वहां इन्हें सिल्वर मेडल हासिल हुआ था। कहाँ? टोक्यो में इन्हें सिल्वर मेडल हासिल हुआ था। लेकिन यहाँ इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्हें गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। तो यहाँ पर जो आपको पूरी लिस्ट दिख रही है, ये सारी लिस्ट जो है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी, परेशान नहीं होना है। तो मीराबाई चानू का नाम याद रखना है, ठीक है। जेरमी लालरिनुगा एक बहुत ही हैंडसम प्लेयर है, 19 साल का लड़का है। इसे इसने भी वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो नाम अभी यहाँ पर तो क्योंकि सब सारे गोल्ड लिस्ट है, तो आपको याद रखना है कौन किससे रिलेट करता है। एक ये नाम, अचिंता शेवली का नाम भी हमने देखा था। और लॉन बॉल्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार लॉन बॉल्स में मेडल आया है, ठीक है। फिर हमने देखा, फिर इसके अलावा आपको बजरंग पूनिया का नाम आप याद रखना, साक्षी मलिक का नाम याद रखना, और पूनिया पूनिया तो आपको याद होगा कब पूनिया रेसलिंग से, जैसे फोगाट रेसलिंग से वैसे ही पूनिया भी रेसलिंग से ही बिलोंग करते हैं। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। तो पूनिया रेसलिंग से, ठीक है, बिलोंग करते हैं। विनेश फोगाट भी मैंने आपको बता दिया, तो एक नाम ये भी याद रखना, विनेश फोगाट, फोगाट सिस्टर। इसके अलावा रवि कुमार दहिया मैंने आपको बता दिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेसलिंग में गोल्ड मेडल है। इसके अलावा आप याद रखिए पीवी सिंधु का नाम, लक्ष्य सेन का नाम, और बस इतना आप अभी याद रखिए। तो लक्ष्य सेन का नाम याद रखिए, लक्ष्य सेन का नाम याद रखना है आपको, पीवी सिंधु का, रवि कुमार दाहिया का, ये सारे गोल्ड मेडलिस्ट का। एटलीस्ट आप इनको तो याद रखिए जिन पर मैंने अभी टिक लगा दिया है, स्टार कर दिया है, स्टार मार्क कर दिया है, इनको तो याद ही रखिए। फिर अगली बात हम लोग करेंगे सिल्वर मेडलिस्ट की। भाई चानू, जर्मी लालेनुंगा, अचिंता शेवली लॉन बॉल्स में, और बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, विनेश फोगाट, और इसी तरह से आपको यहाँ पर भी याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। अगला करंट अफेयर क्या है हमारा? अगला करंट अफेयर है हमारा कि पीएम मोदी ने इस साल सेवेंथ गवर्निंग काउंसिल की नीति आयोग मीटिंग को चेयर किया है। अब आपको पता होगा नीति आयोग, मैं अगर आपको बताऊं, ये सब आपको याद नहीं रखना है। आपको याद क्या रखना है कि पीएम मोदी ने चेयर किया है, मोदी जी ने, और नीति आयोग को, यानी कि नीति आयोग का जो चेयरपर्सन है वो कौन होता है? तो अगर मैं इसके चेयरपर्सन की बात करूं तो इसका चेयरपर्सन होता है प्राइम मिनिस्टर। आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये करंट अफेयर डालने का मतलब क्या था? यहाँ पर डालने का मतलब था कि क्योंकि नीति आयोग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होता है ना, वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब आपको पता है करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी करंटली इसके क्या है? चेयरपर्सन है, ठीक है। चेयरपर्सन ध्यान रखना, चेयरपर्सन कौन है? नीति आयोग के चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है ना। कोई और व्यक्ति का नाम आए तो नहीं, ऑप्शन नहीं लगाना है ना, ऑप्शन टिक नहीं करना है। इसके अलावा इसके एजेंडे क्या थे? तो फसल विविधीकरण, तिलहन दलहन। अब आपको ये सारी चीजें पीडीएफ में मिल जाएंगी, आप पढ़ लेना। इससे कुछ ज्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ आने वाला है। ये जरूर आ सकता है कि नीट स्कूली शिक्षा में स्कूल शिक्षा जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसको इम्प्लीमेंटेशन कराना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना है हायर एजुकेशन में, और अर्बन गवर्नेंस यानी शहरी शासन पर ध्यान देना है। लगभग यही एजेंडे हैं। और दलहन तिलहन क्योंकि आपको पता है ये धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, है ना।
मतलब इनकी जो उपज है वो कम हो रही है, इस वजह से इनको प्रमोट किया जाएगा, है ना? अलग-अलग। साथ ही साथ इन्हें कृषि समुदायों में इससे क्या होगी आत्मनिर्भरता, क्योंकि इनका प्राइस भी अच्छा खासा होता है। तो ये प्रमोट करने से बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। तो इसलिए ये एजेंडा हो गया। अब एजेंडा से हमें मतलब नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको याद क्या रखना है कि नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होता है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है? इसके अलावा इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो आपको 4 डेटा दिख रहे हैं ना, ये इतने इम्पोर्टेंट है कि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको 110% मैं बोल रहा हूँ, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो नीति आयोग का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 2015 जब मोदी गवर्नमेंट आई है तभी हुआ। 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई है और उन्होंने ही इसका एस्टैब्लिशमेंट किया है। ये एक एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी है। कैसी बॉडी है? एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है? चलिए बात करते हैं नीति आयोग का जो रिप्लेसमेंट है वो पहले पहले जो चल रहा था, जो मतलब इसके पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो वहाँ पर एक अच्छा, ये नीति आयोग होता क्या है? मैं ये बता देता हूँ। नीति आयोग एक कमिटी है, समझना। ये क्या है? एक कमिटी है जिसमें सारे मिनिस्टर्स, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या करते हैं, एक मीटिंग रखते हैं जिसमें इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बारे में बात होती है और यहीं पर एक फैसला लिया जाता है, मतलब कि उन्हें कैसे आगे काम करना है, सरकार हम लोग किस और कदम रखने वाली है, कौन-सा नया एजेंडा होगा, इन सब के बारे में नीति आयोग बेसिकली डिस्कस करती है और जिसका एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। इसका चेयरमैन मैंने आपको बता दिया, हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, तो ये याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरपर्सन होता है। और वाइस चेयरपर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं सुमन बेरी। सुमन बेरी का नाम याद रखना है, ये वाइस चेयरपर्सन है और जिसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन है? अरविंद पनगुररिया। अगर आपको ये याद हो तो ये एमपीपीएससी एमपीपीएससी 2020 के पेपर में ये आया हुआ था, 2020 में, कि फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन था? तो वो है अरविंद पनगुररिया। आज मैंने फर्स्ट एक और प्लेयर का नाम बताया था। जल्दी से बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कि वो फर्स्ट प्लेयर कौन था? पैरा कैनो प्लेयर, उसका नाम बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और सीईओ कौन है? तो यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसका मतलब क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? चीफ नए अपॉइंट किए गए हैं, तो वो कौन है? परमेश्वरन अय्यर। ये अभी रिसेंट की न्यूज़ है, बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है कि नए सीईओ कौन हो गए हैं? परमेश्वरन अय्यर। और पहले फर्स्ट नंबर कौन थे? तो फर्स्ट सीईओ कौन थे? सिंधुश्री खुल्लर। क्या नाम है? सिंधुश्री खुल्लर। तो आपको याद क्या करना है? मैंने आपको बता दिया, यही चारों चीज़ें आपको याद रखनी है जो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रही हैं, ठीक है? चलो, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन की। प्रैक्टिस क्वेश्चन में हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का करंट चेयरमैन कौन है? ऑप्शन आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है कि हिम्मत कोठारी, एनएस राव, सुरेश एन पटेल या कोई भी नहीं इनमें से। आपको बताना है इसका जवाब कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में, ठीक है? अगर आप ज्यादा से ज्यादा लिखोगे, जानबूझकर मैं बोलता हूँ ये प्रैक्टिस क्वेश्चन क्यों डाले जाते हैं, ये इसलिए क्योंकि आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं एग्जाम में। जब भी आप कोई चीज़ लिखते हो कमेंट सेक्शन में या कभी अपने नोट्स में कहीं भी लिखते हो तो चीज़ें आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहती हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? सेकंड नंबर वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन आपको बताना है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? खरगोन, इलाहाबाद, खंडवा, इंदौर, किस डिस्ट्रिक्ट में ये वर्ल्ड का सोचो, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी अगर आपको याद हो तो मैंने कैपेसिटी बताई थी 600 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी। 600 मेगावाट की कैपेसिटी, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश की, आपको बताना है और साथ ही साथ किस रिवर का अगर आप नाम बता सकें तो वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हम लोग मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में अगले 3 दिन बाद। तब तक आप सभी इसे रिवाइज करते रहिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल्स में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है।
साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।